नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग 11th की ओल्ड एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, है ना। हमने और भी सारी चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन क्योंकि यूपीपीसीएस या आईएएस के प्रीलिम्स में एनसीईआरटी और ख़ासकर जब इतिहास की बात होती है दोस्तों, तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटी से सवाल काफ़ी बनते हैं, है ना। आपके पीछे जो मैंने स्लाइड लगा रखी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है हमारे सिलेबस में। इतिहास के साथ साथ जो है राष्ट्रीय आंदोलन का मामला लिखा हुआ अलग से, तो हम उस राष्ट्रीय आंदोलन वाले पार्ट को या मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक समझ जो होनी चाहिए, उनको हम लोग जो है डिटेल से और विस्तार से बात करेंगे। इस एनसीईआरटी के चैप्टर में लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से समझेंगे कि उनके अर्थ क्या हैं और उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, क्या बातें हैं। चलिए, पर्पज़ हमने आपको बता ही दिया है कि उस ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना। क्वेश्चन आने की संभावना या कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न होते हैं, वो आपको यहीं से नज़र आते हैं, इस एनसीईआरटी से ही। चलिए, इसको हम कुछ टॉपिकों के साथ समझेंगे, आप जो है साथ साथ रीड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इस एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर लिया गया है बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी का, जो पहला चैप्टर है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे, तो इस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है 18वीं सदी का भारत। 18th सेंचुरी के भारत की बात हो रही है, तो दोस्तों 18वीं सदी का मतलब होता है, आप पहले से जानते होंगे कि 1701 से लेकर के और 1799 तक का जो समय है दोस्तों, है ना। 18वीं सदी का मतलब ये हुआ कि 1701 से लेकर के और 1799 तक का जो टाइम है दोस्तों, इस टाइमिंग के दौरान भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। क्लियर है। और ये स्लाइड जो लगी रखी पीछे, इस स्लाइड के अंतर्गत भी यही बातें बताई गई हैं कि 18वीं सदी का जो भारत है दोस्तों, उस 18वीं सदी के भारत में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। क्लियर है। क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों को पढ़ना है, तो यूरोपीय कंपनियों से पहले का जो कंडीशन है, उस समय भारत में क्या स्थिति रही, है ना, उस स्थिति को हमको विस्तार से समझना है इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों। तो देखिएगा, जब हम 18वीं सदी भारत की बात करते हैं, तो 18वीं सदी भारत का मतलब ये हुआ कि इस समय भारत में, इस समय के भारत की विशेषताएं क्या थी मुख्य रूप से। क्लियर है। तो अगर उस समय की 18th सेंचुरी की बड़ी विशेषताओं अगर दोस्तों देखें, जैसे बिपिन चंद्रा सर ने भी जो उसको शुरुआत की है, उसका पहला उन्होंने मेजर हेड बनाया है कि मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों, ये 18th सेंचुरी की एक बड़ी घटना है दोस्तों। क्लियर है। तो अगर हम देखें कि 18वीं सदी की क्या विशेषता रही हैं, उन विशेषताओं में पहला मामला जो है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। क्लियर है। आप इसमें भी देखेंगे तो मुगल साम्राज्य के पतन की बात की गई है। अगर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस समय कौन कौन सी विशेषताएं जिम्मेदार थीं इस समय 18th सेंचुरी में। तो एक बड़ी घटना जो हमको दिखाई दे रही है भारत में, वो दोस्तों है मुगल साम्राज्य का पतन। क्लियर है। अगर उसके बाद हम दूसरी घटना देखें जिसका लिंक मुख्य रूप से इस घटना से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी घटना है भारत में स्वतंत्र क्षेत्रीय स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का गठन। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का गठन एक बड़ी घटना दोस्तों, ये हमको नजर आ रही है। क्लियर है। तो हमारे इस चैप्टर में 18वीं सदी का जो भारत है, इस चैप्टर में
दो टॉपिकों पर डिटेल से बात की गई है, हम लोग समझेंगे। पहली बात यह है कि मुगल साम्राज्य का पतन, क्लियर है। अब इस मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है तो इस पतनों के कारणों पर जिक्र होगी डिटेल में। ये जब जो सब बातें बताई गई हैं उसमें मुगल साम्राज्य के पतन में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे दोस्तों, तो इस पर जिक्र होगा, क्लियर है। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र राज्यों को उदय, तो ये स्वतंत्र राज्यों को उदय दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है कि जब भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ रही है, क्लियर है, कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और उसके बाद जो है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्लियर है। तो यहाँ एक केंद्रीय सत्ता के तौर पर मुगल साम्राज्य नजर आ रहा है। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों को उदय हो रहा है, क्लियर है। वो क्षेत्रीय राज्य कौन से थे हम उनको डिटेल में समझेंगे। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन का मामला जो है कि मुगल साम्राज्य के पतन में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, इन हम कारणों को जो है इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे, क्लियर है। तो ये जो मामला दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ था। ईर्ष्या का विषय क्यों बना हुआ था, ये अन्य साम्राज्यों की बात हो रही है कि जो मुगलों के अधीन, जैसे आप समझेंगे मराठा, यहाँ लिखा हुआ है कि अन्य साम्राज्यों के लिए, तो ये अन्य साम्राज्य कौन से थे दोस्तों, अन्य साम्राज्य है मराठा, सिख, है ना, और जाट। ये जो साम्राज्य थे मुख्य रूप से, ये साम्राज्य, ये 3 साम्राज्य दोस्तों हमने बताया आपको, एक मराठा, जाट और तीसरा है सिख, क्लियर है। और भी छोटे जनजाति क्षेत्रीय साम्राज्य थे, लेकिन ये मुगल साम्राज्य के लिए ईर्ष्या का विषय बने हुए थे, दुश्मनी का मामला इनके साथ नजर आ रहा है, क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा को खो दी। उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ मार्ग पर मील तक सीमित रह गया, क्लियर है। और लिखा हुआ है कि 1803 पर दिल्ली पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन होकर रह गया। तो जो मुगल साम्राज्य अपने दम पर जो हुंकार भर रहा था कि जिसने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, उत्तर से लेकर दक्कन, पश्चिम से लेकर पूर्व असम तक के क्षेत्रों पर मुगल साम्राज्य काबिज है, उसी मुगल साम्राज्य के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो जाता है और जो मुगल साम्राज्य था, मुगल बादशाह था, वो ब्रिटिश का पेंशन हो बनकर रह जाता है केवल। तो जो पेंशन बन के रह जा रहा है, मुगल सत्ता सिमट जा रही है, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे दोस्तों, है ना। इन्हीं कारणों को विस्तार से बताया गया इसमें, देख लीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मुगल साम्राज्य के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, आप उनको लिख लीजिएगा पॉइंट में, हम इसको भी समझ लेंगे। जैसे हमें अगर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को जिक्र करना है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन से थे, अगर इस चैप्टर में हम देखेंगे तो इस चैप्टर में मुगलों के पतन के लिए कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे पहला कारण बताया गया है औरंगजेब की नीतियां। दोस्तों, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी, है ना। कैसे थी हम देखेंगे। अगर दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है तो अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक। और कौन, और भोग विलासी, भोग विलासी सामंत वर्ग, ये भी उत्तरदायी था। और क्षेत्रीय
विद्रोह, ब्रिटिश की आर्थिक कमजोरी और विदेशी आक्रमण मुगल साम्राज्य के लिए पतन के लिए दोस्तों ये कार जिम्मेदार थे, जिसमें औरंगजेब की नीति अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब की नीतियों में उसकी विस्तारवादी नीति, उसकी धार्मिक नीति, है ना, और उसकी आर्थिक नीति भी जिम्मेदार थी दोस्तों। ठीक, अयोग्य उत्तराधिकारी, अगर हम इसमें बात करें अयोग्य उत्तराधिकारियों में, तो औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आए, उन मुगल बादशाहों में बहादुर शाह, जफर, क्लियर है, और उसके बाद जहांदार शाह, और उसके बाद फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक, और तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो कार उत्तरदायी थे, उसमें भोग विलासी सामंत वर्ग दोस्तों था, है ना। सामंत वर्ग जो है, हम जिसको सामंत वर्ग कह रहे हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य में अधिकारी के तौर पर काम करता था, और ये सामंत वर्ग एक तरीके से ब्रिटिश के साथ पूरी तरीके से, इनके भी अपने आप में, अगर हम इनकी बात करें तो ये सामंत वर्ग भी सेना रखता था, ठीक, इनके अपने किले होते थे। स्थिति ये तक हो गई दोस्तों कि जब भी कोई युद्ध वगैरह होता था तो ये भी पूरे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ युद्ध में जाते थे। तो युद्ध की परंपराओं को इस प्रक्रिया ने कमजोर कर दिया था, क्लियर है। ये सामंत वर्ग भी भोग विलासी जीवन में शासकों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, क्लियर है। तो सामंत वर्ग जिस पर राज्य के लिए ये उत्तरदायित्व होता है कि वो राज्य के लिए काम करे, राज्य को अच्छी नीतियां दिखाए, लेकिन ये सामंत वर्ग शासक तो अयोग्य थे ही थे मुख्य रूप से, है ना। ये भोग विलासी जीवन में मस्त हैं, लेकिन इस सामंत वर्ग ने जो सहायक के तौर पर काम कर रहा था, इस वर्ग ने भी मुख्य रूप से काम नहीं किया दोस्तों, क्लियर है। इन शासकों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मैंने कुछ पॉइंट बताए जो हम समझ लेते हैं। अब दूसरी बात है कि क्षेत्रीय विद्रोह, तो इस समय मुगल साम्राज्य के सामने आप देखेंगे तो तीन बड़ी चुनौतियां मौजूद थी, मराठा, और पंजाब में सिख, और सतनामी विद्रोह, जाट। ये तीन बड़ी शक्तियां जो पंजाब के मुगल साम्राज्य के सामने चुनौती बनके खड़ी हुई थी। औरंगजेब के सामने ये मराठा, सिख और उधर जाट, इन तीन लोगों ने जो है त्रिकोण बना रखा था, तो औरंगजेब इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्लियर है। जब ये लगातार क्षेत्रीय शक्तियां लगातार चीजों को बढ़ा रही हैं दोस्तों, तो ये गंभीर समस्या मौजूद थी कि इन क्षेत्रियों से राज्य की आर्थिक और राजनीतिक संरचना कमजोर हो रही थी, क्लियर है। और आर्थिक कमजोरियां इस समय आप देखेंगे तो भारत में जो ब्रिटिश के द्वारा
जहांगीरदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, जहांगीरों को आवंटन किया जाता था। तो दोस्तों भूमि तो सीमित हो रही थी, लेकिन जहांगीरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से भारत में जो मुगल साम्राज्य की इनकम का जो सोर्स था, आय की जो इनकम प्राप्त होती थी, वो कमजोर होती जा रही थी। और दूसरी बात, ये भोग विलासी लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा था, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई दोस्तों। क्लियर है। और दूसरा, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों ने तो आप समझेंगे कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर तो था ही था। मुख्य रूप से कंडीशन इतनी थी कि बस गिरने ही वाला था ये एम्पायर, लेकिन उसमें धार लगाने का काम जो है, या मुगल साम्राज्य को पतन की ओर पहुंचाने का काम मुख्य रूप से इन विदेशी आक्रमणों के द्वारा किया गया। और इन विदेशी आक्रमणों में नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों, नादिर शाह का आक्रमण, और दूसरा अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों लोगों ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किए, लगातार लूटपाट की। नादिर शाह के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग मुगल साम्राज्य से 7 करोड़ रुपए का धन प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा भी यहां से लूट करके ले गया, है ना। कहा जाता है कि इसने अपने राज्य में 3 वर्षों तक टैक्स नहीं लगाया था, इतना पैसा इसने भारत से प्राप्त किया था। दिल्ली के अमीरों जमींदारों को लूटा, वहां के लोगों का कत्लेआम किया गया। तो ये मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा धक्का था, नादिर शाह। और उसके बाद फिर लगातार अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण भारत में हो रहे हैं, है ना। तो ये भी मुख्य रूप से अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों के साथ में, जिसमें मुख्य रूप से मराठे पराजित हो रहे हैं। तो भारत के राजनीतिक शक्तियों को पराजित करने में, कमजोर करने में विदेशी आक्रमणकारियों की एक बड़ी भूमिका थी दोस्तों। क्लियर है। तो ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताए गए हैं। इन्हीं कारणों में जो है चीजें बात की गई हैं। देखिएगा, साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे कठोर शासन के दौरान डगमगा गई थी। औरंगजेब ने क्या किया था कि औरंगजेब ने मुख्य रूप से, एक लंबा शासन काल तो उसका था ही था, लेकिन उसने जो विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दिया, हमने अभी लिखा था कि जे विस्तारवादी नीति, उसका जो युद्ध में लगातार रहना, दक्कन विजय करना, मुख्य रूप से औरंगजेब के लिए दुखदायी बन गया था। औरंगजेब 25 साल तक लगातार दक्षिण भारत में युद्ध में विजयी शामिल रहा, तो उत्तर भारत बिना किसी नेतृत्व के काम करता रहा। तो इसका मामला यह था कि उत्तर भारत में राजनीतिक संरचना कमजोर होगी दोस्तों। क्लियर है। तो ये बात जो है इसलिए नजर आ रही है। फिर भी उनकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के बाद मुगल प्रशासन काफी कुशल, तय और फौज काफी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी अगर मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य सैन्य तौर से या आर्थिक रूप से मजबूत तो था ही मुख्य रूप से, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं कि बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, लेकिन उसको जो कमजोर करने वाली शक्तियां थी वो लगातार कमजोर करती जा रही थी, है ना। औरंगजेब की मौत के बाद उसके 3 बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन में ये भी एक बड़ा कारण है। आप देखेंगे, अगर एक और कारण हम इसमें ऐड कर दें तो उत्तराधिकार युद्ध, ये भी पतन के लिए उत्तरदायी थे, है ना। उत्तराधिकार युद्ध, क्योंकि इन उत्तराधिकारों युद्धों में होता क्या था कि जब जब किसी मुगल शासक की डेथ होती थी, तो उस दौरान बड़े स्तर पर, केंद्रीय लेवल पर राज्यों के बीच युद्ध होते थे। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटों के साथ उत्तराधिकार को लेकर के लंबा संघर्ष हुआ। और इससे भी पहले देखिए, जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना, तो शाहजहां के टाइम पर औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ लंबा संघर्ष किया। क्लियर है। ये उत्तराधिकार युद्ध हमेशा होते रहते थे। अब इन उत्तराधिकार युद्धों से क्या होता था कि दोनों तरफ, मान लीजिए मुगल बादशाह एक तरफ मान लीजिए औरंगजेब था, और दूसरी तरफ शह शुजा, मुराद, कामबख्श, ये सारे मुगल बादशाह थे। तो केंद्रीय सेना 2 पार्ट में बट जाती थी, है ना। अब वो सेना आपस में लड़ रही है। क्लियर है। और इसका मतलब ये होता था कि इन युद्धों में सार्वजनिक व्यय तो हो ही रहा है, खर्चा तो हो ही रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही, लेकिन
इन युद्धों में दोस्तों योग्य और प्रशिक्षित और जो कुशल सेनापति होते थे वो राज्य के द्वारा खो दिए जाते थे। इन युद्धों में बड़े स्तर पर ऐसे सेनापति, ऐसे सेना नायकों की मृत्यु हो जाती थी, तो ये राज्य के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण नजर आता है। क्लियर है? तो उत्तराधिकार युद्धों ने बड़े लंबे समय पर चीजों को खराब किया, इसीलिए राज्य की स्थिति लगातार कमजोर होती चली जा रही है। देखिए आगे देखिए, इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर शासक बन रहा है तो उसकी एज लगभग 65 वर्ष है। क्लियर है? विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। इसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति अपनाने का मतलब यह था कि जब बहादुर शाह जफर दोस्तों शासक बन रहा है तो इसने मुख्य रूप से अपने आसपास जो चुनौतियां मौजूद थी बहादुर शाह जफर के बारे में, जैसे इसने जो क्या काम किया कि इसने आमेर और मारवाड़, जोधपुर राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की, है ना। इसके सामने जो राजपूतों की चुनौती थी दोस्तों, उस चुनौती को इसने समाप्त करने की कोशिश किया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना। आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने का काम किया, है ना। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता के अधीन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। तो ये राजपूतों के साथ कंट्रोल करने की प्रक्रिया शामिल है। क्लियर है? आगे इसी वजह से आप देखेंगे कि उसने राज्यों को तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता दादपूर्ण नहीं था, राजा जय सिंह और राजा जय सिंह, तो ये राजपूतों के साथ तालमेल बनाने की बात हो रही है। क्लियर है? अब हमें थोड़ा सा एक एक शासक के बारे में देख लेना है कि बहादुर शाह जफर दोस्तों, बहादुर शाह जफर क्या क्या किया जा रहा है बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो बहादुर शाह जफर के द्वारा जो पहला काम किया गया दोस्तों, वो काम है कि इसने राजपूतों के साथ समझौता कर लिया। इसने चीजों को सुधारने की कोशिश की मुख्य रूप से, तो राजपूतों के साथ समझौता कर रहा है ना। और क्या किया, सिखों के सामने बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के मेल मिलाप से सदैव स्थायित्व किए, परंतु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों के पंजाब को बगावत बुलंद कर दिया था। तो सिखों के साथ बहादुर शाह जफर ने समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो सिखों के साथ तनाव बढ़ जाता है। क्लियर है? इसने सिखों के साथ समझौता करने का प्रयास किया था। आगे है विद्रोहियों में सतलुज गंगा के बीच, ठीक है मामला। बहादुर शाह जफर सरदार छत्रसाल, बहादुर शाह जफर ने दोस्तों छत्रसाल, ये मराठा कहें तो बुंदेलखंड का शासक था, इसके साथ एग्रीमेंट किया था, है ना। छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामल, तो देखिएगा एक और व्यक्ति है चूड़ामल, ये जाट है, इसके साथ भी समझौता किया, इसको भी अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहादुर शाह जफर की एक कुशल रणनीति को दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है? बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और बिगड़ी, है ना। अंधाधुंध जहांगीरों का आवंटन किया जा रहा है। जो मैंने कहा कि आर्थिक कारणों में सबसे बड़ी कमजोरी बनी दोस्तों, वो थी कि जहांगीरों का अंधाधुंध आवंटन किया जा रहा है। क्लियर है? इससे हुआ क्या, राज्य की वित्त की स्थिति पहले ही खराब हो गई थी। शाही खजाने में 1707 में 13 करोड़ रुपए की रकम रह गई थी। जब बहादुर शाह जफर शासक बन रहा है तो उस समय 13 करोड़ रुपए दोस्तों मुगल बादशाह के पास खजाने मौजूद थे। ध्यान रखिएगा कि इस समय इसके पास खजाने में 13 करोड़ रुपए। क्लियर है? और आप देखेंगे 7 करोड़ रुपए तो जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने, वो लूट करके ले गया था, है ना। साम्राज्य की जिन समस्याओं से बिखरा हुआ था उनका सामना बहादुर शाह कर रहा था, लेकिन वो समस्याएं कंट्रोल नहीं हो रही थी।
1712 में उसकी मौत हो गई थी, साम्राज्य को फिर गृह युद्ध में फंसा दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 1712 में इसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर ने कुछ चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन वो चीज़ें उसके हाथों में रही नहीं। एक पॉइंट और ध्यान रख लेंगे बहादुर शाह के बारे में कि इसने मराठों के साथ भी समझौता या मराठों को कंट्रोल करने का प्रयास किया था। औरंगजेब के समय पर दोस्तों मराठा सरदार जो है शाहू को गिरफ्तार किया गया था। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो इस बहादुर शाह जफर ने शाहू को रिहा कर दिया था दोस्तों। क्लियर है? तो मराठा सरदार जो शाहू है उसको मुगलों से रिहा कर दिया था और अपने ताई ताराबाई के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। तो वो मराठों को आपस में लड़वाने का एक षड्यंत्र रचा था इन्होंने कि मराठा जो है कमज़ोर हो जाएं। तो शाहू को रिहा करने का मामला भी ध्यान रखेंगे बहादुर शाह के बारे में, है ना। बहादुर शाह जफर के बारे में एक बात और ध्यान रख लेंगे, इसे साहे बेखबर भी कहा जाता है। साहे बेखबर, यार है, इसको खबर नहीं होती थी इसलिए 65 वर्ष की एज में ये मुगल बादशाह बना भारत का। क्लियर है? आगे देखिएगा कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है फिर जहांदार शाह शासक बनेगा मुख्य रूप से, है ना। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के नेतृत्व में शासक बना दोस्तों। क्लियर है? ये शिष्टाचार की कमी थी, इसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन, शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासन आत्मयोग कर्मनिष्ठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। अब अगला शासक जो है देखेंगे तो वो आ रहा है हमारा जहांदार शाह। हमने लिखा था अभी जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह एक अयोग्य शासक है और इस पे कंट्रोल करने का काम जो जुल्फिकार खां के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? अगला शासक है हमारा जहांदार शाह, ठीक, जो 1712 में शासक बन रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है जुल्फिकार खां, है ना। जुल्फिकार, ये इसका सचिव मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए। क्लियर है? तो यही इसको मुख्य रूप से कंट्रोल कर रहा है जुल्फिकार खां। ठीक है, आगे देखते हैं। दरबार में स्थिति को मजबूत बनाने, साम्राज्य को बचाने की जरूरत राजपूत राजाओं, मराठों, सरदारों के साथ वही समस्या इसके साथ भी थी, है ना। आमेर के राजा को मिर्जा राजा की सवाई की पदवी दी गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना, जहांदार शाह ने जो है जय सिंह को, ये आमेर के राजा हैं जय सिंह, इनको जो है राजा सवाई का उपाधि दी थी। राजा सवाई या सवाई जय सिंह के नाम से हम इनको जानते हैं। तो इनको उपाधि दोस्तों जहांदार शाह के द्वारा दी गई, ध्यान रखिएगा, है ना। और मालवा की सूबेदारी भी दी थी। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी। एक और है महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह, इसको महाराजा का टाइटल दिया गया। तो जहांदार शाह के नियंत्रण में जुल्फिकार जो है वो भी मुख्य रूप से मराठों के साथ, राजपूतों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? जुल्फिकार ने पहले से उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी थी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां 1711 मराठा शाहू के साथ की थी। क्लियर है? तो मराठों के साथ भी इस तरह की चीज़ें कोशिश की जा रही हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे देखिएगा, ये जुल्फिकार ने चूड़ामन और जाट छत्रसाल बुंदेला के साथ भी तालमेल बनाया था। केवल बंदा बहादुर लाखों के प्रति, सिखों के प्रति जो है नीति जारी रही। तो इन आप समझ रहे हैं कि जो जहांदार शाह भी है उसके साथ ही मराठों सिखों के संघर्ष चल ही रहे हैं। आगे देखिएगा, जहांगीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की थी। तो ये जुल्फिकार खां ठीक है कोशिश कर रहा है। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया था और उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया था। इजारा व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था से जुड़ी हुई है दोस्तों, है ना। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंदर उसी तरह दर निश्चित की गई थी। तो टोडरमल के द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई थी दोस्तों, उसी को इसने बढ़ाने की कोशिश की है। क्लियर है? आगे देखते हैं। किसानों से लगान वसूल करने की प्रक्रिया थोड़ी सी ज़्यादा थी।
तो जो जागीरदार जो होते थे वो किसानों का शोषण ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आर्थिक नीतियों में कौन उत्तरदायी बनेगा, है ना। और इसी समय अनेक शाही सामंतों ने जुल्फ़िकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया, और इससे बुरी बात यही हुई कि बादशाह ने अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। बेईमान कृपापात्र लोगों ने जुल्फ़िकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे। उससे कहा गया कि उसका वजीर बहुत से ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। तो इस समय जब जुल्फ़िकार खां दोस्तों अच्छे से काम कर रहा था, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, तो उसी समय, क्योंकि आप समझ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन हो, मुगल साम्राज्य पतन में आप अयोग्य उत्तराधिकारियों को पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग एक एक शासक को देख रहे हैं। तो शासक कैसे कमजोर हो रहे हैं, तो जो आपसी अविश्वास है, आपसी संघर्ष है, ये बड़ी समस्या थी। तो जुल्फ़िकार खां सही काम कर रहा था, लेकिन और दूसरे लोगों ने उसको शासक को भड़काया, अर्थात जहांदार शाह को भड़काया, और फिर दोनों के बीच में विवाद जैसी कंडीशन बन रही है। क्लियर है। तो खुद बादशाह का तख्त पलट सकता था। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि वो ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, और आगे चल करके जो है खुद जहांदार शाह यासीन शाह से जल्द ही जनवरी 17 आगरा के अधीन मौत भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो जहांदार शाह की डेथ 1713 में उसके भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा कर दी गई थी। अब इस फर्रुखसियर को अगला, क्योंकि मुगल बादशाह फर्रुखसियर बनेगा, इसको शासक बनाने में जो सामंत हैं, दो भाई थे दोस्तों, जिनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जिनको हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, है ना। इनके नाम हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, हम जिनको सैयद बंधु के नाम से जानते हैं दोस्तों, इतिहास में अगला शासक है फर्रुखसियर। ठीक, और इस फर्रुखसियर को बनाने वाले जो लोग हैं उनको हम कह रहे हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु। और ये सैयद बंधु कौन है दोस्तों, तो दो लोगों के नाम ध्यान रखिएगा, मैंने अभी दिखाया था ये, है ना, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, इन दोनों को इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है दोस्तों, राजा बनाने वाले कहा जाता है। क्लियर है। इन्हीं सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ अपने संबंध विकसित किए थे। क्लियर है। कैसे किए थे, तो मराठों से चौथ और सरदेश मुखी टैक्स प्राप्त करने का अधिकार लिया था दोस्तों। क्लियर है। तो सैयद बंधुओं ने भी मुख्य रूप से काम करने का कोशिश किया था, लेकिन आगे आप देखेंगे कि सैयद बंधु भी मुख्य रूप से उस सामंत वर्ग का शिकार हो जाएंगे, जिसमें एक एक करके दोनों को मार दिया जाएगा, और बाद में फिर जो है अयोग्य उत्तराधिकारी बैठा दिए जाएंगे। क्लियर है। तो सैयद बंधुओं के साथ वही होगा जो अभी हमने पीछे पढ़ा जुल्फ़िकार खां के साथ हुआ था दोस्तों। क्लियर है। आगे देखिएगा, इन दोनों भाइयों का बोलबाला था राजकाज में। फर्रुखसियर में शासन की क्षमता नहीं थी, वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। ये फर्रुखसियर के बारे में लिखा जा रहा है, कायर भी था, क्रूर भी था, बेईमान भी था दोस्तों। क्लियर है। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों के, चापलूसों के असर में रहता था। तो जो लोग चापलूसी करते थे उनकी बात मानता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि मुगल बादशाह अयोग्य साबित हो रहे हैं, है ना। ये फोटो साफ नहीं, थोड़ा फर्रुखसियर का फोटो दिया हुआ है। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेक रोक टोक काम कर देने के लिए तैयार नहीं था। वो बेशक कमजोर था, लेकिन सैयद बंधुओं को काम करने के लिए तैयार नहीं कर रहा था। क्लियर है। तो ये भी इसकी कमजोरी थी। आगे लिखा हुआ है, दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने, बादशाह के नाममात्र होने से ही राज्य का कायापलट हो सकता है। सैयद बंधु भी सोच रहे थे कि हम जब तक चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक मुगल साम्राज्य को मजबूत नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये भी मामला था, है ना। आगे लिखा है, इस तरह बादशाह फर्रुखसियर और उसके वजीर मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। तो ये मीर बख्शी वही है, सैयद बंधुओं में से एक भाई है, उनके बीच संघर्ष होने लगा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। क्लियर है। सैयद बंधुओं ने ही
फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया था और उसकी हत्या कर दी, उसको गद्दी से हटा दिया गया। इसीलिए हमने इनको किंग मेकर कहा है। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दीबाजी 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया, छोटे छोटे कुछ समय के लिए थे, जो 6 रोग से मारे गए थे। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। यही मोहम्मद शाह रंगीला है। आगे चल करके ये 1819 में बन रहा है और 1719 में, सॉरी, इसके बाद ये 1740-48 तक रहेगा दोस्तों। क्लियर है। फर्रुखसियर के 3 उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने, घूमने फिरने की उनको व्यक्तिगत आज़ादी नियंत्रण नहीं दी गई थी। तो जो सैयद बंधु जिनको शासक बनाते थे दोस्तों, उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा जाता था। क्लियर है। सैयद बंधुओं की धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में सैयद बंधु दरअसल जानते थे, अकबर की नीति से प्रभावित थे कि भारत है जो है हिंदुओं का देश है, तो जब तक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई जाएगी तब तक देश के लोगों पर जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्लियर है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सैयद बंधुओं ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, है ना। सैयद बंधुओं के बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए। इन कार्यों मुख्य रूप से इसलिए विफल रहे क्योंकि निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, झगड़े और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता था। तो जिस तरीके से जुल्फकार खान ने चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, उसी सकीर सैयद बंधु ने की, लेकिन सैयद बंधुओं को उसी समस्या का सामना करना पड़ा जो जुल्फकार को करना पड़ा था। क्लियर है। क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ये थी कि एक दूसरे से आगे निकलने का मामला था। दरबार जो है षड्यंत्रों का दरबार होने लगा था। अब वहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी, वहाँ एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र होने के काम होते थे दोस्तों। तो ये बड़ी कमजोरी बनेगी, है ना। यद्यप सैयद बंधुओं सभी प्रकार के सामंतों मेल मिलाप दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निजाम उल मुल्क और उनके पिता के रिश्तों के भाई मोहम्मद अमीर खान के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा और दोनों भाइयों की घटती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियर की गद्दी के हटाए जाने से उनमें और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। तो हम कहें तो सैयद बंधु भी मुख्य रूप से 2 नाम हैं, मोहम्मद अमीन खां, है ना, और निजामुल मुल्क। इन दोनों भाइयों के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र किया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला जो है लगभग 1719 से लेकर 1748 तक दोस्तों शासन का इसने, है ना। तो इसको एक लंबा शासन मिला मोहम्मद शाह रंगीला को, है ना। साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका इसके पास था, लेकिन 1720 से काल में जिस तरह फेरबदल हुए थे उस तरह से नहीं हुए। उसके शासनकाल के आरंभ में लोगों के बीच मुगलों के प्रति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक भी था। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखाने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो इस समय भी कहा जा रहा है कि जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर शासक बना है दोस्तों, तो उस समय भी अगर मुगल रंगीला चाहता तो मुगल सत्ता को दोस्तों फिर दोबारा ऊंचाई पर ले जा सकता था, क्योंकि मुगल शासक अभी भी साम्राज्य पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी फौज वाली जो ताकत थी, तोहफों का जो बोलबाला था, वो अभी भी मौजूद था दोस्तों, है ना। मुगल वंश के प्रति वफादार बने रहे। बहुत सारे राजपूत थे। कोई भी ताकत और दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरों के प्रति जागरूक, सामंतशाही के समर्थन मिलने पे चीज़ें, ठीक है। मोहम्मद शाह एक ऐसा काल पुरुष नहीं था, वह दिमागी तौर पर कमज़ोर और अयास, है ना, राम काज में कोई ध्यान नहीं देता था। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए उसको रंगीला कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो नृत्य संगीत में ज़्यादा व्यस्त रहता था, शराब का सेवन है, तो ये इसलिए उसको कहा जा रहा है। निजाम उल मुल्क जैसे वफादार वजीरों से अपना पूरा समर्थन लेने के बजाय वो भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के खूब प्रभाव में आएगा। ये निजाम उल मुल्क दोस्तों चिंग्लिस खां कहा जा रहा है। ये निजाम उल मुल्क वही व्यक्ति है जो आगे जाकर के दोस्तों हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला इसकी सेवाओं को नहीं ले पाया, है ना, दूसरे लोगों के साथ लगा रहा। ये इसकी कमजोरी कार्ड बनेगा। बादशाह के शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से ऊब कर उस समय शक्तिशाली सामन निजाम उल मुल्क जो है महत्वाकांक्षा पूरी फैसला किया। 1722 में वजीर बना था, लेकिन वह तुरंत जो है अपने वापस अक्टूबर 1724 में ओहदा छोड़ दिया था उसने और दक्कन हैदराबाद चला गया था। तो उसकी बात हो रही है ना। अन्य शक्तिशाली महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध सामंतों के कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र भी निष्ठा जाहिर करने की खानदानी नवाबों का देश अनेक भागों का उदय हुआ, है ना। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल, हैदराबाद और अवध, पंजाब आदि जो हैं स्वतंत्र रूप से हो रहे थे, जो हमने कहा कि स्वतंत्र राज्यों को उदय हो रहा है दोस्तों। क्लियर है।
अब इस समय देखिएगा, नादिर शाह भारत के प्रति वहाँ के अपार धन और आकृति हुआ भारत की तरफ। नादिर शाह के बारे में बताया जा रहा है ना। 1739 में दोस्तों नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, है ना, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। मुगल बादशाह चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। 13 फरवरी और 1739 को करनाल में दोनों के बीच मुकाबला हुआ, मुगल शासक सेना और अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की सेना की भी दोस्तों, है ना। बाद में मुगल सेना को शिकस्त खानी पड़ी। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह को शाही राजधानी नागरिकों को भयंकर कत्लेआम का हुक्म दिया था, जो हमने बताया आपको। 7 करोड़ रुपए का माल लूट कर ले गया दोस्तों नादिर शाह यहाँ से। क्लियर है। नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचा था। मुगल साम्राज्य के प्रति निष्ठा की अपूर्व क्षति पहुंची थी। तो ये उसी बारे में बात हो रही है कि नादिर शाह ने जो लगातार, और फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 तक भारत पर लगातार आक्रमण किए। तो ये मुगल बादशाहों के पतन को काल को दर्शा रहा है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों ने लगातार आक्रमण किए दोस्तों। क्लियर है। आगे देखिए, पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं ले सके। पंजाब जो है जल्दी सरदारों के हाथों से चला गया। अहमद शाह अब्दाली और ये लगातार जो आक्रमण हो रहे थे, पंजाब की पश्चिमी सीमा का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो काफ़ी क्षेत्र जो है मराठों के मुगल सत्ता के हाथों से निकल गया था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही अपेक्षा आपसी घातक झगड़ों का 1761 में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया था, क्योंकि इस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हो जा रहे हैं, है ना। यह केवल दिल्ली का राज्य रह गया था। खुद दिल्ली में दंगे और हंगामे नजर आने लगे थे। महान मुगलों के वंशज जब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाममात्र सिंहासन पर खुद दिनों तक बना रहा। तो जो क्षेत्रीय राज्य थे दोस्तों, वो लगातार संघर्षों को, दंगों को, हिंसाओं को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उससे मुगल सत्ता लगातार चीज़ें कमज़ोर पड़ रही थी, है ना। शाह आलम द्वितीय जो है अगले मुगल बादशाह, हमने आपको बताया कि शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम सेकंड हैं। अब शाह आलम सेकंड की बात की जा रही है, तो ये 1759 में शासक बन रहा है ना। और इसी के सामने दोस्तों दो बड़ी समस्याएं आती हैं कि बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध में ये शामिल हुआ था 1764 में, है ना। और इसी शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधियां हुई थी, और इन्हीं इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो इससे अंग्रेजों मुगल साम्राज्य की जो सत्ता नाम मात्र की बची हुई थी दोस्तों, वो पूरी तरीके समाप्त हो गई। और इसी मुगल बादशाह को कहा जा रहा है कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिए गए थे। तो हम लोगों ने शुरुआत के चैप्टर में देखा था, लाइन में पढ़ रहे थे कि मुगल बादशाह ब्रिटिश का पेंशनदार बन गया था। तो यही मुगल बादशाह जो था ब्रिटिश की 26 लाख पेंशन का पेंशनदार बन गया था, और इससे दिल्ली छीन लिया गया था। इलाहाबाद में रहने के लिए इसको मजबूर किया अंग्रेजों ने। लिखा हुआ है वह आरंभ में सालों से अपनी राजधानी से दूर रहा, है ना, घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की घोषणा की थी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई इलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन मात्र बन गया था। 1772 मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा था। तो 1772 में दोस्तों मराठा पुनः इसको दिल्ली लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इलाहाबाद की संधियों ने सब कुछ अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुगल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रह गया, इसीलिए बना रहा क्योंकि भारत की जनता के दिमाग में राजनीतिक एकता के प्रतीक रूप में बड़ा मुगल वंश था। तो बताया जा रहा है कि ये 1759 के बाद मुगल सत्ता तो पूरी तरीके से कमज़ोर हो ही गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक प्रतीक के तौर पर मुगल बादशाह बना रहा, तो इसलिए चीज़ चलती नहीं।
और देखेंगे 1857 तक मुगल बादशाह भारत में बने रहे हैं। क्लियर है। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण नजर आ रहा है, खटखटा रहे यूरोपीय ऐसे समाज से आए थे जिन्होंने बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था और विज्ञान प्रौद्योगिकी काफ़ी उन्नत किया था। मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे दुखद बात यही हुई कि उसकी जगह एक विदेशी सत्ता आ गई थी। क्लियर है। तो मुगल साम्राज्य ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ऐसी विदेशी सत्ता ने भारत पर दोस्तों कब्जा किया जो भारतीय समाज, रीति रिवाज, परंपराओं से पूरी तरीके से अलग थी, है ना। अपने हितों का ख्याल कर देश की शताब्दी पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की जगह उसने औपनिवेशिक ढांचा स्थापित कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया और उसके बाद अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत का बहुत भयंकर तरीके से शोषण किया, भारत को गरीबी, भूखमरी जैसी कंडीशन में ला दिया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का भारत पर कब्जा करना, इसके लिए एक बड़ा कारण उत्तरदायी था कि भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं थी। और केंद्रीय सत्ता क्यों मौजूद नहीं थी? क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने डिक्लाइन की ओर हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दोस्तों हमने ये पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इसमें तो अभी हमने केवल शासकों के बारे में देखा था कि कौन से शासक ने क्या किया, लेकिन हमने आपको ये कारण बताए थे कि मुगल सत्ता के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों औरंगजेब की नीति, उत्तराधिकार का युद्ध, अयोग्य उत्तराधिकारी, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति में दोस्तों ध्यान नहीं रखना कि औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था, है ना, जिसको जजिया कर कहते हैं, ये भी लगा दिया था। ठीक है। और आर्थिक नीति थी, लगातार चीज़ें बढ़ रही थी। कई धार्मिक नीतियों में सारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया इसने, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया था। तो औरंगजेब के खिलाफ लगातार चीज़ें नकारात्मक हो ही रही थी। और ये इतने सारे कारण ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने एनसीईआरटी शुरुआत की है। इसी एनसीईआरटी के साथ जो है आगे के लिए हम लोग लगातार चीज़ें करते रहेंगे, इसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू। आगे की बातें हम अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू।